तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एटीपी सिंथेसाइज होती है वो कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होता है उसमें। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई, एक हाइपोथेसिस दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो हम जानते हैं कि जैसा कि रेस्पायरेशन में और फोटोसिंथेसिस में दोनों में एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो होती है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है, एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसकी वजह से होते हैं। तो उसी चीज को हम देखेंगे कि यहाँ पे वो कौन सी मेम्ब्रेन है और क्या होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक थैलाक्वाइड है। थैलाक्वाइड जैसा हमने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम होता है उसमें ढेर सारे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग थैलाक्वाइड बोलते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये एक थैलाक्वाइड है, वो जो एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो इस तरह से होता है। तो इसमें ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इसका ल्यूमेन है, ठीक है। तो इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप है, जो ग्रेडियंट का मतलब जो डिफरेंस है, उसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। तो फोटोलिसिस की वाटर होने की वजह से क्या होगा, आप जानते हैं कि वाटर की फोटोलिसिस जब होती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जनरेट होता है उससे, और ये जो प्रोटॉन जनरेट होता है ये एक्यूमुलेट हो जाता है इस थैलाक्वाइड के ल्यूमेन के अंदर। आप यहाँ देख रहे हैं ये थैलाक्वाइड का ल्यूमेन है, इसके अंदर वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। ये स्प्लिटिंग क्या होती है, पीएस सिस्टम सेकेंड में आपने इसको पढ़ा था कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर की फोटोलिसिस होती है और फोटोलिसिस होकर के क्या बनता है, ऑक्सीजन और प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन जिसको आप कह सकते हैं। तो फोटोलिसिस होने की वजह से क्या होता है, इस ल्यूमेन के अंदर धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट होने लगते हैं। यानी कि इधर का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है इस ल्यूमेन के अंदर का, ये बाहर के प्रोटॉन ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में, स्ट्रोमा के प्रोटॉन ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में इधर का प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये थैलाक्वाइड के बाहर स्ट्रोमा है, ये पूरा आपका एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे एक के ऊपर एक आप जानते हैं कि थैलाक्वाइड होते हैं। इसी थैलाक्वाइड के स्टैक को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस इधर की तरफ, बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा अभी हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में, इसका क्या इफेक्ट होता है। तो जैसा कि हमने देखा था जेड स्कीम के अंदर कि जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड है, फिर प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6 है, फिर प्लास्टोसाइनिन है, फिर P700 है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। आपने जेड स्कीम में भी इस चीज को देखा था। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है, बाहर से अंदर की तरफ। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है यहाँ पे वो तो आउटर मेम्ब्रेन पे है, और आउटर मेम्ब्रेन पे होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन, जो कि फोटो सिस्टम सेकेंड में होता है। तो यहाँ पे वाटर के हाइड्रोलिसिस से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, प्रोटॉन तो यहीं एक्यूमुलेट हो गया, इलेक्ट्रॉन ने एंटर करता है फोटो सिस्टम सेकेंड में। फोटो सिस्टम सेकेंड में फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, फियोफाइटिन पे। फियोफाइटिन पे फिर वो क्या होगा, फियोफाइटिन आउटर मेम्ब्रेन पे होता है। फिर उस आउटर मेम्ब्रेन का जो के बाद आगे इसमें प्लास्टोक्विनोन है। तो प्लास्टोक्विनोन एक्चुअली क्या है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर मालिक्यूल है। तो जो फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उसको तो ये एक्सेप्ट करेगा ही, साथ में इधर से हाइड्रोजन आयन को भी एक्सेप्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये PQ है, ये PQH2 है। तो PQ में हाइड्रोजन आयन जोड़ के PQH2 बनेगा। तो इधर से हाइड्रोजन आयन आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, तो उन दोनों ने मिलकर के PQ को चेंज कर दिया PQH2 में। फिर आगे क्या होगा, ये PQH2 फिर क्या करेगा कि यहाँ पे रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी। लेकिन आगे हमारा ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को तो रिसीव करता है लेकिन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को रिसीव नहीं करता। तो फिर क्या होगा, थोड़ा ये अंदर की तरफ होने की वजह से और
ये हाइड्रोजन आयन को चूंकि एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ रिलीज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री कर जाता है साइटोक्रोम B6F के अंदर। यहां से फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये प्लास्टोसाइनिन पे, जो कि इनवार्ड मेम्ब्रेन पे, अंदर की तरफ है। मेम्ब्रेन पे ही है मगर अंदर की तरफ है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये PQ जो है वो PQS2 में, अब PQS2 वापस से PQ में चेंज होता रहता है। बस होता क्या है इसमें कि हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा में से मेम्ब्रेन में आएगा, मेम्ब्रेन से फिर चला आएगा ल्यूमेन के अंदर। ये पूरा थैलाक्वाइड है। तो इस तरह से इधर से हाइड्रोजन का अंदर की तरफ एंट्री हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये एक्सचेंज वाला काम करता है, हाइड्रोजन आयन को इस तरफ से इस तरफ लाता है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, हाइड्रोजन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इस पे आया, फिर प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है फोटोसिस्टम फर्स्ट पे, फोटोसिस्टम फर्स्ट या P700 पे। फिर यहाँ से ये जाएगा फेरोडॉक्सिन पे, फेरोडॉक्सिन के बाद फिर ये NADP। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NADP है, NADP में ये इधर से इलेक्ट्रॉन गया और हाइड्रोजन आयन यहाँ मौजूद है पहले से स्ट्रोमा के अंदर, उसको ये रिसीव करता है। तो NADP, हाइड्रोजन आयन और इधर से इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, NADPH मालिक्यूल। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस एनवायरनमेंट में जितना भी हाइड्रोजन आयन है वो धीरे धीरे करके अंदर को आ जाता है। तो तीन चीजें आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। एक पहली चीज वाटर की स्प्लिटिंग हुई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया। दूसरी चीज, इस रिएक्शन की वजह से जो इसके थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन की वॉल में हो रहा है, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन को पैथवे मिल गया, पैसेज मिल गया अंदर आने का। थर्ड रिएक्शन क्या है कि यहाँ पे ये जो लास्ट स्टेप में आपने देखा था कि NADP से NADPH बन जाता है, तो वो रिएक्शन यहाँ होता है। तो ये अंदर से तो हाइड्रोजन नहीं लेगा, लेकिन जो यहाँ स्ट्रोमा में चारों तरफ हाइड्रोजन आयन मौजूद है उनको ये ऐड कर लेता है। तो इन तीनों प्रोसीजर से होता क्या है कि बाहर की तरफ स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अप हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हाई होने की वजह से क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने से ये प्रोटॉन जो है कोशिश करेंगे बाहर जाने की, लेकिन ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन इनके लिए इम्परमेबल होती है। इसकी वजह से यहाँ पे एक चैनल होगा, इस चैनल के थ्रू आप ये पास करेंगे ATP सिंथेटेज, ये चैनल की तरह है। जब इस चैनल से पास करेंगे तो इसकी एनर्जी को ये, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ये कंज्यूम कर लेगा, यूज करेगा किसमें, ATP के जनरेशन में। आप इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे ATP जनरेट हो रहा है ADP से, ADP प्लस फास्फेट ग्रुप इक्वल टू ATP। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है इसको, इस प्रोसेस के लिए, ये जो ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे एक मौजूद है मालिक्यूल ATP सिंथेटेज, इसके प्रेजेंस में ये सारी प्रोसीजर होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ATP की सिंथेसिस हो रही है।